हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट 6 जनवरी 2022 को आयोजित जो क्वेश्चन पेपर है उसकी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन 30 क्वेश्चंस की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो बाल्यावस्था जो चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बाल्यावस्था क्या है? एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था जो है एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य है। बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखना, बच्चे को एक दैहिक सत्व के रूप में देखना, बाल्यावस्था को विभिन्न चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन है, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। बाल्यावस्था में विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना की भूमिका विशेष महत्व रखती है। सांस्कृतिक और सामाजिकता में गहरा संबंध है। सांस्कृतिक के किसी तल में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सामाजिकता पर निश्चित रूप से पड़ता है। बाल्यावस्था में बालकों के ऊपर सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना का प्रभाव दिखने लगता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था में जो है समाज का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। ब्लैंक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है, एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है, एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है। तो रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बच्चा जो है रचनावादी संरचना के रूप में बच्चे को एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, रचनावादी संरचना में बच्चे को एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। रचनावादी संरचना में बच्चे सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और वे भिन्न भिन्न तरीकों से कार्यों को करते हैं। इसमें बालक समस्या का समाधान भी कई तरीकों से करता है और नए नए खोज करते रहता है। रचनावादी जो है रचनावादी संरचना, उसमें बच्चे को एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखा जाता है और एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं। रचनावादी जो है बच्चे को एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं, जो कि भिन्न भिन्न तरीके से कार्यों को करता है। किसी भी समस्या को हल करने का तरीका उसका अलग अलग होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्रिय अवस्था संवेदीगामक, जन्म से 2 वर्ष तक। 2 वर्ष की उम्र में जो है एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष में। 2 से लेकर के 7 वर्ष में क्या बच्चा जो है अमूर्त प्रस्तावों के रूप में
तार्किक रूप से सोचने लगता है तो नहीं सोचता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, तो ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष उससे अधिक। 11 वर्ष के बाद से जो है बच्चा अमूर्त रूप से अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष और उससे अधिक चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है। परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। जीन पियाजे के अनुसार जो है एक बच्चा औपचारिक रूप से अमूर्त संक्रियात्मकता के बारे में 11 वर्ष से ऊपर जो है वो सोचने लगता है तार्किक रूप से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शास्त्रीय अनुकूलन, अवलोकन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, पूर्ण अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकन अधिगम। अनीता ने जो है केक बनाने की विधि को यूट्यूब पर देखा और फिर बिल्कुल उसी तरीके से एक एक चरण में केक को तैयार किया। तो ये क्या हो गई? अवलोकन अधिगम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को अवलोकन अधिगम कहेंगे। अवलोकन अधिगम दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखने की प्रक्रिया है। अवलोकन अधिगम क्या है? दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखने की एक प्रक्रिया है। लक्षित व्यवहार को देखा जाता है, याद किया जाता है और फिर नकल की जाती है। पहले जो है किसी दूसरे के व्यवहार को देखा जाता है, फिर उसे लर्न किया जाता है, फिर बिल्कुल उसी तरीके से जो है उसकी नकल की जाती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांड्रा ने जोर देकर कहा कि व्यक्ति व्यवहार की नकल करने के बजाय बस उससे सीख सकते हैं। अवलोकन अधिगम बांड्रा का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बालक है। देखते हैं, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मनके जो हैं अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक ये तो जान जाता है कि कौन सा ज़्यादा है या कौन सा कम, लेकिन क्यों, कैसे और क्या है ये सब नहीं समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। ये तो जो है गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा इसमें जो है एक्टिव नहीं है। बच्चों के चिंतन को आलंबन, पाठ प्रदान करना,
इनाम और सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करना, गलत। बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना। आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका को प्राथमिक भूमिका बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना है। पाठ स्कैफोल्ड वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। जब कोई बच्चा किसी समस्या को समाधान करने में असमर्थ होता है तथा उस समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या अपने साथी के मार्गदर्शन की सहायता लेता है तो वह पूरी प्रक्रिया पाठ कहलाता है। पाठ में जो सहायता दिया जाता है वह शुरुआत में ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परिपक्वता, पुनर्बलन, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन जो है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक सामाजिक अंतःक्रिया है, क्योंकि बालक जो है समाज से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। सामाजिक अंतःक्रियावादी सिद्धांत SIT भाषा के विकास की व्याख्या है, जो विकासशील बच्चे और भाषाई रूप से जानकार वयस्कों के बीच सामाजिक संपर्क की भूमिका पर बल देता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक और शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा या विचार का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। बच्चा जो है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके ही भाषा का ज्ञान और अधिगम करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। देखते हैं एक्सप्लेनेशन है, एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को दर्शाती है। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन वैयक्तिक आधार तथा नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था होता है, जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असततता, विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन को दर्शाता है। प्रगतिशील विद्यालय में सब कुछ को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। यहाँ पर जनजातीय त्यौहार और विद्यालय की छुट्टियाँ साथ बढ़ रही हैं और साप्ताहिक बाजार भी उसी दिन लगते हैं जिस दिन साप्ताहिक छुट्टियाँ हैं। इससे बालक बाजार भी घूम लेंगे, क्योंकि अगर छुट्टियाँ दूसरे दिन होंगी और बाजार दूसरे दिन लगेगा तो बालक घूम नहीं पाएगा। इसी सबको ध्यान में रखकर विद्यालय में यह व्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस जो है कही जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो है से तात्पर्य अपने भावों और संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित होती है। अपने आप को जो है मेंटेन रखना, जो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, अपने व्यवहार को निर्देशित करना ही जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करते हैं? बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? विकास के मनोलैंगिक चरण। दो ऑप्शन इधर दिए गए हैं। बड़े समाज में विषमता, परतंत्रता, बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर स्कीमा सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी जेंडर विकास का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो कहता है कि जेंडर किसी की संस्कृति के मानदंडों का एक उत्पाद है। ऐसे बच्चे जेंडर विशिष्ट विशेषताओं के बारे में सीखते हुए जेंडर स्कीमा बनाते हैं। बच्चे सीखते हैं कि उनकी संस्कृति में जो भी लिंग स्कीमा उपलब्ध है, जिसमें दो लिंगों के बीच जो भी विभाजन मौजूद है, शामिल है। ये संज्ञानात्मक संरचनाएं लोगों को अपने स्वयं के लिंग से मेल खाने वाले स्कीमा के सबसेट को लागू करने में सक्षम बनाती है, जो उनकी आत्म अवधारणा को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए, उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए, उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए। अपनी पीढ़ी में पहली बार जो विद्यालय जा रहा है बालक, उसको पढ़ाने के लिए जो है एक अध्यापिका को उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देना चाहिए और उसके लिए क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देना चाहिए और उसके लिए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। अध्यापिका को चाहिए कि वह बालक के सांस्कृतिक परिवेश को महत्व दे, जिससे बालक जो है यह महसूस ना कर सके कि उसके सांस्कृतिक या सभ्यता जो है, उसकी संस्कृति या सभ्यता अच्छी नहीं है। जब बालक के परिवेश को महत्व दिया जाएगा तो बालक बिना किसी डर भय से स्वतंत्र होकर अधिगम का कार्य करेगा और क्रियाकलाप तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, NEP 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है, विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है जिससे में विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। ऑप्शन नंबर डी, NEP 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र बनाए जिससे उनकी अन्य विधियों से तुलना की हो। तो यहाँ पर जिसमें बच्चा सबसे एक्टिव है वो है विद्यार्थियों का समग्र आकलन करना और विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के संदर्भ में आकलन के बारे में NEP 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित
किया गया हो। NEP 2020 के संदर्भ में है कि बच्चों को पाठ्यक्रम के अलावा भी बहुत सी चीज़ों को सीखना चाहिए। NEP ने बच्चों को पत्राधान एवं कैसे भूमिका निर्वहन करना है आदि पर बल दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना, मानस मंथन करना, पाठ्य पुस्तक से अनुच्छेदों को कई बार लिखना, परोक्ष प्रत्यक्ष निर्देश देना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोमिंग जो है वो शिक्षा शास्त्री योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानस मंथन करना शिक्षा शास्त्री योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। मानस मंथन ब्रेन स्ट्रोमिंग एक समूह रचनात्मक तकनीक है जिसे किसी समस्या के समाधान के लिए बड़ी संख्या में विचार उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओसबोर्न ने प्रस्तावित किया कि विचार मंथन की विधि का उपयोग करके समूह में अपने रचनात्मक उत्पादन को दोगुना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता है? कौन सा जो लक्षण है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता है? परिशुद्ध की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण। जो बालक प्रतिभाशाली होगा क्या वो धीमा सीखेगा? ये ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा और जो गलत है वही सही हो जाएगा। विषय वस्तु की तीव्र समझ, तेज उत्सुकता। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है एक प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं, जबकि जानकारी का धीमा अवशोषण जो है स्लो ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर यह प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जानकारी का धीमा अवशोषण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है। प्रतिभाशाली बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। वे किसी विषय वस्तु को आसानी से त्वरित गति से सीखते हैं। उनमें सृजनात्मकता एवं रचनात्मक गुणों का समावेश होता है। वे मौलिक चिंतन में विश्वास करते हैं तथा नए आविष्कारों के प्रति क्रियाशील होते हैं। प्रतिभाशाली बालक धीमी गति से अवशोषण नहीं करते हैं बल्कि वे तीव्र गति से अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है? पृथकीकरण, नामीकरण, समावेशन, एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समावेशन। यह क्वेश्चन जो है एकदम हलवा क्वेश्चन है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है उस समावेशन को पक्षपोषित करता है। समावेशन मतलब सभी को एक साथ शिक्षा, एक छत के नीचे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समावेशन सिद्धांत को पक्षपोषित करता है। अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं, एक साथ सीखें तथा शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, तंत्र प्रणाली अधिगमकर्ता। ऑप्शन नंबर बी, समाज विद्यालय पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ता और तंत्र प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय पाठ्यचर्या या प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अधिगमकर्ता और तंत्र प्रणाली। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सभी प्रकार के बालक एक साथ एक ही विद्यालय में ज्ञानार्जन करें। समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ता को सही करने के लिए थोड़ा बहुत तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए। बालक को जिस चीज की आवश्यकता हो उसे प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने
और संख्या संप्रत्ययों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो तो क्या कहलाती है? उत्साह वैकल्य, गुणज वैकल्य, वाचन वैकल्य या फिर गति समन्वय वैकल्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्ययों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, गुणज वैकल्य कहलाती है। गुणज वैकल्य पद का प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय संख्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तक सभी प्रकार के गणितीय कौशल क्षमता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? लचीला पाठ्यक्रम, अगम्य आधारभूत संरचना, समानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति, व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है अगम्य आधारभूत संरचना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगम्य आधारभूत संरचना वाले कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक हैं। वर्तमान समय में बहुत से विद्यालय आज ऐसे ही हैं जहां चलन क्रियात्मक दिव्यांगता विद्यार्थियों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है और विद्यार्थी उस विद्यालय में अधिगम कार्य नहीं कर पाते। इसलिए समावेशी शिक्षा कहती है कि विद्यालय में हर तरह के बालकों को पढ़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करें, जैसे चलन विकलांग बच्चों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, लीपी चेयर, क्रेजेज आदि विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे, ऑप्शन नंबर ए, वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर वे एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें केवल तभी समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सी, सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठें और सिर्फ तभी बोलें जब पूछा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर समादृत हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। सीखने में कक्षा का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कक्षा का वातावरण जब अच्छा होता है तो बालक अधिगम कार्य अच्छे से करते हैं। बालक अपने दिखावट और व्यक्तित्व से परे होकर व्यक्ति के तौर पर समादृत होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। एक्सप्लेनेशन है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो इससे अधिगम कार्य अच्छे से होगा। इससे भी पता हो जाएगा कि बालक का पूर्व ज्ञान कैसा है या कैसा नहीं। बालक को पूर्व ज्ञान की समझ अच्छे से होगी तो वह नवीन ज्ञान भी अच्छे से समझ जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को सभी कार्यों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए, प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका बदलना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, बारंबार पुरस्कार और सजा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए, बाय प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। इससे जो है बच्चा
अधिगम के दौरान संलग्न रहेगा, कम्युनिकेशन बन पाएगा अध्यापक और बच्चे के बीच में। ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बालक खुद करके सीखें। अन्वेषण और पूछताछ करने की विधि के द्वारा बालकों में सक्रियता, तर्क वितर्क, जिज्ञासा आदि का विकास होता है। बालक एक ही कार्य को कई तरीके से करता है और पूछताछ करने से एक दूसरे की सहायता से बालक सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कथन और तर्क का है। तो ये देखते हैं अभिकथन क्या है। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। कथन जो है सही है। एक संरचनात्मक अध्यापिका जो है बच्चों के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगी। कथन जो है सही है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कारण जो है आर भी जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होता है और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। अधिगम के लिए बालक जब तक खुद से तैयार नहीं होगा तब तक अधिगम कार्य अच्छे से नहीं होगा। इसलिए जब अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से इच्छुक होगा तब अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे। अभिकथन क्या है। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्यापिका बालकों को ज्ञान के लिए उन्हें विविध तरीके से खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे अपनी चीज़ों को सिर्फ पुस्तक में लिखी गई चीज़ों को देखकर ना करें, बल्कि अपने विवेक का प्रयोग कर नए नए तरीके से करें। एक अध्यापिका जो है बच्चों से कहती है कि किसी कार्य को करने के विभिन्न तरीके खोजें और केवल पाठ्य पुस्तक जो है किताबों पर निर्भर ना रहें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों का विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में देश का विकास करने में मदद मिलेगी। समालोचनात्मक विकास, अधीनता, आत्मकेंद्रीयता, भ्रांतियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग को के विकास करने में मदद मिलेगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों का विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में मदद मिलेगी। समालोचनात्मक चिंतन एक निर्णय लेने के लिए उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों, टिप्पणियों और तर्कों का विश्लेषण है। समालोचनात्मक सोच का तात्पर्य सूचना का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता से है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। समस्या समाधान निम्न में से कौन सा अवरोधक है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रक्रियात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभविक। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शनल फिक्स्डनेस जो है वो समस्या समाधान में अवरोधक है। देख लेते हैं। समस्या समाधान में कार्यात्मक आबद्धता अवरोधक है। मनोविज्ञान में प्रकार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो किसी वस्तु का उपयोग अन्य चीज के लिए करने की लोगों की क्षमता को अवरुद्ध करता है। प्रकार्यात्मक आबद्धता यह महसूस करने में असमर्थता है कि किसी विशेष उपयोग के लिए जानी जाने वाली चीज का उपयोग अन्य कार्यों को करने के लिए भी किया जा सकता है। जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकार्यात्मक स्थिरता नए तरीके से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है। सीधे तौर पर बच्चों को उत्तर बताना। ऑप्शन नंबर
बी, बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को दूसरे के समक्ष तिरस्कृत करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। विद्यार्थी को कहना चाहिए कि वह जो भी कार्य कर रहा है उसे ध्यान से करे और उसकी की गई गलतियों पर उसे खुद चिंतन या सोचने के लिए कहे। विद्यार्थियों को कहना चाहिए वह खुद की त्रुटियों को ढूंढे और उसमें सुधार करे। विद्यार्थी से कहें कि वह जो है अपनी खुद गलतियां खुद ढूंढे और उनमें कहाँ गलती हो गई उसको सुधार करे, इम्प्रूव करे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तर्क क्या है? अधिगम में संवेग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि बिना संवेग का कोई भी कार्य नहीं होता है। कथन क्या था? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार या सम्मान दिया जा रहा है। इससे बच्चे अधिगम कार्य अच्छे से करेंगे। जब हम बच्चे के साथ प्रेम, स्नेह, सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि उनकी भावनाओं को समझा जा रहा है, जिससे बालक और अच्छे तरीके से अधिगम कार्य को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मैं प्रशंसा पाने के लिए कार्य करूंगा, मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूंगा, मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी कार्य को, जिस कार्य में को करने में आपको आनंद आता है, आप वही कार्य जो है अच्छे तरीके से करेंगे और यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, यह कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य है कि व्यक्ति भीतर से प्रेरित है, अर्थात अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और या लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है क्योंकि उसे आनंद या संतुष्टि देता है। उसे कार्य करना जो है संतुष्ट करता है, उसमें आनंद आता है कार्य करने में, यह जो है आंतरिक मोटिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठचर्या, रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, लचीली समय सारणी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है रिजिड करिकुलम जो है वो बच्चों की सफलता में बाधा उत्पन्न करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कठोर पाठ्यचर्या जो है बाधा उत्पन्न करती है। बच्चों की सफलता के लिए हमें पाठ्यचर्या बच्चों के स्तर के अनुकूल बनानी चाहिए। यदि हम पाठ्यचर्या कठोर बनाएंगे तो बच्चे उन चीज़ों में रुचि नहीं लेंगे और तो वह असफलता की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें विद्यालय में सरल और बालक की आयु स्तर के अनुसार पाठ्यचर्या को रखना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।